नेस्ले ये वो कंपनी है जिसने हमें हमारे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स दिए हैं, जैसे कि किटकैट, नेस्कैफे, मंच और हम सभी की फेवरेट मैगी। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि नेस्ले की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक उनके 60% प्रोडक्ट्स हेल्दी नहीं है। हम पहले भी मैगी बैन के साथ ही चीजें देख चुके हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फेल होना एक आम बात है और नेस्ले ने अपनी शुरुआत से ही झूठ बोलकर अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं। न सिर्फ एडल्ट्स पर नेस्ले ने बच्चों के स्वास्थ्य से भी लगातार खिलवाड़ किया है, सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि नेस्ले ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उन बच्चों से भी काम करवाया है जिन्हें जबरदस्ती किडनैप करने के बाद या ड्रग्स देकर काम पर लगाया जाता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या है नेस्ले का घिनौना सच और क्यों नेस्ले को दुनिया की सबसे इविल और करप्ट कंपनीज में से एक कहा जाता है, जानेंगे सभी आज की इस वीडियो में। तो अंत तक कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये सवाल आपकी अपनी सेहत से जुड़ा है। नेस्ले के साथ जो सबसे बड़ा स्कैंडल जुड़ा है वो है 1970 का, जब नेस्ले ने सोचा कि किस तरह अपने बेबी फूड प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाई जाए। जो महिलाएं किसी भी कारण से ब्रेस्ट फीडिंग करने में सक्षम नहीं थी, उनके लिए नेस्ले तो अब एक सप्लीमेंट फूड बेचा करता था, लेकिन ये मार्केट बहुत छोटा था। इस प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए नेस्ले ने इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की जो प्रोपेगेंडा से भरी थी। नेस्ले की एड्स में डॉक्टर्स लोगों को ये कहने लगे कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफी नहीं है और उन्हें उनका सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। नेस्ले ने अपनी इन एड्स में ये नहीं बताया कि अगर इस प्रोडक्ट्स को कंटेमिनेटेड वाटर के साथ मिला लिया जाएगा तो ये बच्चे को बीमार भी कर सकता है। और अगर बीमारी की बात छोड़ भी दें तो पहली परेशानी तो यही थी कि नेस्ले के प्रोडक्ट में वो न्यूट्रिएंट्स थे ही नहीं जो बच्चे को मिलने चाहिए। इससे कई बच्चे कुपोषित हो गए और अनेकों बीमारियों का शिकार भी होने लगे। इस पर जब नेस्ले से सवाल पूछा गया तो नेस्ले ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनका काम प्रोडक्ट बनाना है, लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उनके ऊपर है। अगर कोई बच्चे को खिलाने से पहले इसमें मिलाए जाने वाले पानी को बॉयल नहीं कर रहा है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं। परेशानी ये थी कि नेस्ले ने अपनी एड्स में कभी पानी को बॉयल करने के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने अपने बॉक्स के पीछे जरूर ये सलाह लिखी थी पर वो काफी नहीं था। जब देखा गया कि कंटेमिनेटेड पानी और नेस्ले की वजह से निमोनिया के केसेस बच्चों में 6 से 25 गुना तक बढ़ गए, तब WHO ने कुछ ऐसे रेगुलेशन सेट किए जिस वजह से उनका 1981 के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचना मुश्किल हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जहां विकसित देशों में लोग नेस्ले के इस झूठ को समझने लगे थे, वहीं नेस्ले अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में अब अपने पैर फैला चुका था। यहाँ के देशों में अशिक्षा और गरीबी थी जिस कारण यहाँ के लोग नेस्ले की चाल में फंस गए। इसके अलावा इन देशों में सही कानूनों के अभाव में नेस्ले वो चीजें भी करने लगा जो वो यूरोपीय अमेरिका में नहीं कर सकता था। जैसे कि उसने स्कूल या कॉलेज जाते बच्चों को काम पर रखना शुरू कर दिया और उसके बाद वो उन्हें डॉक्टर्स और नर्सेस के गेटअप में बाहर भेजने लगे जो नेस्ले का प्रोपेगेंडा आगे फैलाते थे। नेस्ले ने खुद को विकसित देशों में मिली हार को ही अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया और इन गरीब देशों में भी ये प्रमोट करना शुरू कर दिया कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बिकने वाले नंबर 1 ब्रांड हैं, बिना ये बताए कि अब उनके प्रोडक्ट्स वहां पर या तो बैंड हैं या रेगुलेटेड। नेस्ले अगर यहाँ पर भी रुक जाता तो ठीक था, पर नेस्ले तो जैसे अपना मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। नेस्ले इसके बाद बिस्लेरी की तरह बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री में भी आया, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि नेस्ले अपना पैक किए जाने वाले पानी को अलग से प्रोसेस या किसी अलग सोर्स से नहीं लाता है। वो वही पानी इस्तेमाल करता है जो सप्लाई में सभी के घर ऑलरेडी आ रहा है। इससे नेस्ले को काफी फायदा था क्योंकि इससे सिर्फ $10 का खर्च करने से नेस्ले को $50,000 का फायदा हो रहा था, यानी 5,000 गुना कमाई। 2012 में इस वजह से नेस्ले को कई कोर्ट केसेस का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जब अफ्रीका के कुछ गरीब देशों में नेस्ले को अपना मार्केट एक्सपेंड करना था, तब रिश्वत देकर नेस्ले कई जगहों का सारा पानी रुकवा देते थे और अपनी फैक्ट्रीज के लिए रीडायरेक्ट कर देते थे। इससे 2 फायदे थे। पहला था पैकेजिंग के लिए उन्हें पर्याप्त पानी मिल जाता था और दूसरा फायदा ये था क्योंकि अब लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है तो मजबूरन उन्हें नेस्ले का ही पानी खरीदना पड़ता था। नेस्ले की मैगी का केस भी ऐसा ही था।
जब उत्तर प्रदेश सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक टेस्ट में मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट या MSG की मात्रा पाई गई तो पहले तो नेस्ले ने इसका विरोध किया, रिपोर्ट को गलत ठहराया। इसके लगभग 1 साल बाद सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ने इन सैंपल्स को सही ठहराया, तब जाकर मैगी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किया गया। अगर नेस्ले चाहता तो ये बता सकता था कि उनके प्रोडक्ट में क्या गलती है, पर उन्होंने ये बात छुपा कर रखी। 2008 में पड़ोसी देश चीन में भी नेस्ले के कई प्रोडक्ट्स इसी तरह सरकार की नजर में आए थे, जहां पर मेलामाइन नाम का एक कंपाउंड को दूध और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलाया जा रहा था। नेस्ले ने ये भी क्लेम किया था कि उनके प्रोडक्ट्स में मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोटीन है। कुछ ही वक्त में बहुत से बच्चे बीमार पड़ने लगे और छोटे छोटे बच्चों को पथरी जैसी बीमारियां होने लगी। साथ में कुपोषण की समस्या तो निरंतर थी ही। 2002 के साल में कोलंबिया सरकार ने नेस्ले के 200 टन मिल्क पाउडर को कंटामिनेटेड बताकर दुकानों से वापस मंगवाने का आदेश जारी किया। नेस्ले ने वो प्रोडक्ट्स दुकानों से हटवा लिए, लेकिन फिर किसी सड़क छाप नकल करने वाले की तरह बाद में उन्हीं प्रोडक्ट्स के लेबल को चेंज कर दिया और वही प्रोडक्ट्स फिर से मार्केट में उतार दिए। नेस्ले के कारनामे सिर्फ खराब फूड प्रोडक्ट्स बेचने तक ही सीमित नहीं थे। आपने किटकैट और बार वन चॉकलेट तो खाई होगी। क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट बनाने के लिए कोको की जरूरत होती है, जिसकी खेती ज्यादातर गर्म इलाकों में होती है। नेस्ले और लगभग बाकी सभी कंपनियां ये कोको अफ्रीका के देशों से खरीदती हैं, पर सन 2000 की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि नेस्ले जिन फार्म से ये कोको खरीद रहा है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं। इन बच्चों को किडनैप करके गुलामों की तरह खरीदा जाता है और मारने पीटने के अलावा हर तरह की यातनाएं दी जाती है, जिससे वो काम करना ना छोड़ दें। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें नेस्ले की क्या गलती है, वो चाहे जहां से खरीदे, तो 2 बातें। कंपनियों को ये हिदायत दी जाती है कि वो सिर्फ वहां से अपने प्रोडक्ट्स खरीदें जो पूरी तरह लीगल हैं। जैसे कि अगर एक आतंकवादी संगठन कल कच्चा तेल बेचने लगे तो ये बात साफ है कि वो सऊदी अरब जैसे देशों से सस्ता ही बेचेगा। लेकिन अगर हमारी सरकार इन लोगों से तेल खरीदेगी तो यह पैसा आतंकवाद के काम में इस्तेमाल होगा, जो सभी के लिए बुरा है। इसीलिए सिस्टम जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेस्ले ऐसी जगहों से अपना कोको खरीद रहा था क्योंकि उन्हें वो सस्ता पड़ता था। ये रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां किसी और के नाम पर खुद ही बहुत सारे ऐसे फार्म चला रही होती हैं, और अगर कंपनी अपने यहाँ बंधुआ मजदूर इस्तेमाल कर रही है तो ये काफी चिंताजनक खबर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेस्ले ने कहा था कि वो 2005 तक ऐसे सभी फार्म से अपना संबंध तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीकी देश इथियोपिया में भी नेस्ले की अच्छी खासी पकड़ है, जहां वो सरकार को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। साल 1986 में इथियोपिया में भयंकर भुखमरी फैली, फसलें बर्बाद हो गई थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया इथियोपिया की मदद करने का प्रयास कर रही थी। वहीं नेस्ले संकट की घड़ी में इथियोपिया की सरकार से ये डिमांड करने लगी कि वो उन्हें उनके पैसे दे दे। दरअसल उस वक्त इथियोपियन सरकार को $1.5 मिलियन देने थे और एक्सचेंज रेट की वजह से बढ़कर ये रकम $6 मिलियन हो गई थी। जहां सरकार एक तरफ भुखमरी से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर नेस्ले से, जो उन्हें कोर्ट ले गया। अब देखा जाए तो हर कंपनी को अपने पैसे मांगने का अधिकार है, लेकिन हमें ये भी तो याद रखना चाहिए कि उसी साल नेस्ले ने $3.6 बिलियन का मुनाफा भी तो कमाया था। तो $6 मिलियन उनके लिए उतनी बड़ी रकम नहीं थी जिसके लिए वो सरकार से डिमांड करने लगे कि वो लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दे और पहले नेस्ले की पेमेंट पूरी कर दे। इसके अलावा भी समय समय पर नेस्ले ने ऐसे हथकंडे अपनाए हैं जो लोगों की सेहत को किनारे करते हुए मुनाफा बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। वीडियो का मकसद किसी कंपनी की बुराई करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको और ज्यादा सचेत करने का है। अगर आप भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।